तो आज अभी सत्र के लिए जो रखा था, थोड़ा मैं जल्दी स्पीड अप कर देंगे इसको। इसमें एक तो अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो वो दृष्टि उसको देखना चाहिए, तो हमें पता चलता है कि हम किस स्टेज पर हैं। आज शिक्षा जहाँ पहुँची है वो किस स्टेज पे पहुँची है। तो यदि हम समाज को देखते हैं, तो समाज का इतिहास देखते हैं कि मानव जाति का क्या इतिहास है, तो जब मानव जाति जूझ रही होगी भोजन से, कबीलों में रहते थे, उसके बाद का अगर देखते हैं तो वो समय शरीर को बचाने का है, किसी तरह से हम जिंदा रहें शायद। पर इसके बाद जब मानव जाति और व्यवस्थित हुई है तो उसमें जब बड़े समूह में साथ रहना है तो कैसे हम एक रूपता लाएं, कैसे मिलके कुछ कर पाएं, तो इसमें आस्था का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मतलब एक गुरु है, उसको सब लोग मानने लगते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं, और इससे बहुत चीज़ें संभव होती हैं क्योंकि समाज जो है एक जुड़ गया है। तो उससे अगर शुरू करते हैं तो ये गुरु प्रधान विधि हो गई। किसी को हमने मान लिया और मानने के आधार पे हम जीते हैं। अगर वो व्यक्ति सबको जोड़ पाते हैं और अच्छे के लिए करते हैं तो समाज आगे बढ़ता है, और अगर कमी रह जाती है तो दिक्कतें आती हैं। तो ये नेचुरल एक प्रोसेस रही जिसके माध्यम से मानव जाति आगे चली। और इसमें करो या ना करो, चाहिए या नहीं चाहिए, ये भाषा है, क्योंकि आज्ञा पालन, आज्ञा की भाषा है इसमें। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो करो ना करो, चाहिए ना चाहिए। इस युग में ये भी माना गया कि सब लोग समझ नहीं सकते, थोड़े से लोग समझ सकते हैं, और वो थोड़े से लोग बाकी को रास्ता दिखाएं, और बाकी लोगों का क्या काम है, उनको फॉलो करें, उनके पीछे जाएं। तो एक लंबा समय है जिसमें मानव जाति इसमें निकली है। दिक्कतें इसमें कई आई हैं, एक गुरु यहाँ हो गए, एक गुरु वहाँ हो गए, धर्म बन गए या संप्रदाय बन गए। अब उन संप्रदायों में कैसे जोड़, उनमें टकराव, तो एक दिक्कत तो ये भी आई। पर अब जो भी रहा, इसके बाद जो युग आया वो है राजा का युग। तो मैं राजा बोल देता हूँ, और राजा का युग है। इसमें राजा जो है, जो कहेगा वही करना है, और उसका आधार आस्था नहीं बची, उसका आधार बना भय, दंड। कि दंडित किया जाएगा इसलिए ये करो। और इसका तो हम इस युग में जानते ही हैं क्या क्या हुआ। युद्ध बहुत हुए, और वो युद्ध एक राजा या दो का टकराव भी हो सकता है, या एक दूसरे के ऊपर, जितना बड़ा राजा उतना बड़ा राज्य, तो वो कामना भी साथ में आ गई, और ये होने से युद्ध है इसमें।
जब लोगों को लगा कि ये तो इसमें जो किसको कहेंगे ये पद आ गए, अगर राजा है, राजा एक पद पर है, तो राजा के नीचे जो व्यक्ति हैं वो भी पद पर हैं, वो सूबेदार हो गए या जो भी हो गए। तो वो जो युग है वो राजाओं का युग है। फिर लोगों को लगा कि ये भय के आधार पे काम करना ठीक नहीं है, तो एक नया युग शुरू होता है जिसको हम कह सकते हैं कि ये भय के बदले लोगों को प्रलोभन, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, तो भय के बदले जो है प्रलोभन केंद्र में आ गया। ये व्यापार युग है। तो इस युग में बहुत परिवर्तन है समाज में, और इसमें वैसे ये कहेंगे कि इसके साथ साथ जो है जिसको हम आज लोकतंत्र बोलते हैं वो भी आया। ठीक है, वास्तव में वो लोकतंत्र है, कितना है, क्या उसमें है शासन, तो यहाँ पर तो शासन ही था, यहाँ शासन का रोल थोड़ा कम हो गया और प्रलोभन का रोल बढ़ गया। ये कहना सही नहीं है कि दंड का युग है तो प्रलोभन नहीं था, या प्रलोभन आ गया तो अब दंड समाप्त हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। पर मुख्य चीज क्या है? मुख्य चीज प्रलोभन हो गई। तो आज जो समाज को जो नियंत्रित करने का तरीका है वो है प्रलोभन द्वारा। ये करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, नहीं तो उससे वंचित हो जाओगे। ठीक है, तो इस युग में भी युद्ध हुए हैं, पर यहाँ साथ में लोकतंत्र। तो अगर हम ये देखें कि इसमें चीज़ें जो कहेंगे वारिस, तो राजा के युग में वारिस जो है वो तो जन्म से हो गया है। आस्था के युग में वारिस जन्म से नहीं है, वो जिसके प्रति नया आस्थावान व्यक्ति जो खड़ा हुआ उसके कारण है। और यहाँ पर जो है वारिस जो है वो नहीं, जन्म से नहीं है, तो कौन जो है इस तंत्र में मुख्य व्यक्ति रहेंगे, तो वो लोकतंत्र के आधार पे हो गया। अब जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, तो शिक्षा में भी वही चीज़ें आई। जो युग है तो उसी तरह शिक्षा में भी पहले आस्था के आधार पे बच्चे गुरु की बात मानते थे, गुरु जी ने कहा ऐसा करना है, ठीक है। जब ये युग आया तो अध्यापक के हाथ में भी डंडा आ गया, दंड, तो दंड वाला युग चला। और अब आज के युग में देखेंगे तो प्रलोभन, बच्चे को ये रिवॉर्ड मिल जाएगा, ये टॉफी मिल जाएगी, ये ठीक है। और समाज को अगर देखते हैं तो समाज में हम ये तीन जो काल हैं, तीन युग हैं, इनके थ्रू हम निकल चुके हैं और तीनों में सफलता नहीं मिल पाई एक ऐसा समाज बनाने की जहाँ पर न्याय रहे, जहाँ पर संबंधों के साथ हम जी सकें। तो सवाल उठता है कि अगला स्टेप क्या होगा। तो आपको क्या लगता है कि अगला स्टेप क्या होगा? अगर बचे तो, अगर धरती को ख़त्म नहीं कर दिया तो, धरती ख़त्म करने मतलब अपने आप को ख़त्म करने की बात है, धरती कहीं ख़त्म नहीं होने वाली है, एनवायरनमेंट है, धरती में हम जी ना पाए, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो क्या आपको क्या लगता है?
थोड़ा बताइए इसके बारे में। अभी अगर हम तीसरी स्थिति में हैं तो प्रलोभन सुख के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग में सब यानी इसका प्रलोभन है, उससे व्यापार बढ़ रहा है, उससे सृष्टि के भी प्रश्न आ रहे हैं, विषमताएं, शोषण की तरह तरह की पद्धतियाँ और अशाश्वतता ये बढ़ने की जरूरत है। लोकतंत्र एक अच्छी चीज़ है जो राजा के शासन से बेहतर है, पर सशक्त लोग उस तंत्र का उपयोग अपने हित के लिए, स्वार्थ के लिए ज़्यादा है, पर उससे जो ऐसी दूरी की और अशाश्वतता भी हो रही है। अगर जीना है सबको तो ये या वो, इस दुनिया के उस दुनिया के ऐसे शायद नहीं हो सकेगा। अगर सबको जीना है तो हमको एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए और प्रकृति के साथ भी इसके नियम इनके साथ खुद को ढालकर विकेंद्रित रचना है, पर फिर भी परस्पर के साथ सहयोगी तरीके से सबके जीने के लिए अवकाश बनाने होंगे शायद। ठीक है, बढ़िया। अगर इसका फिजिकल भौतिक पक्ष देखें तो जिस समय ये सब रहा उस समय क्या भौतिक स्थिति है, तो उस समय मनुष्य जो है, या इससे भी पहले जो था वो कबीला जो छोड़ दिया मैंने यहाँ, क्योंकि वो एक मैं उसे परिवार के रूप में ज़्यादा देखता हूँ, एक बड़ा सा परिवार, तो जहाँ उससे बड़ी संख्या हो रही है तो ये सब चीज़ें आ गई। तो जो भौतिक विकास है, आहार, आवास और अलंकार, ये सब चीज़ें जो आ गई भौतिक रूप से, तो उधर वो भी विकास चल रहा है। ठीक है, ये समाज की रचना है किस प्रकार से हो रही है, तो भौतिक विकास साथ में चल रहा है। और यहाँ पे आते आते ये जो स्टेज है भय और प्रलोभन के बीच में जब चेंज हो रहा है, तो भय वाली स्टेज जब समाप्त हो रही है या कम हो रही है, उस समय जो है वो इंडस्ट्री भी आ गई है। पहले जो था प्रकृति के साथ काम करना और हाथ से काम करना, इसके बाद मशीनें आ गई, और जब मशीनें आ गई हैं तब से वास्तव में ये शुरू होता है प्रलोभन। तो आज अगर देखते हैं तो भौतिक रूप से चाहे आहार, आवास और इन सब की दृष्टि से, वस्त्र, आवास, इनकी दृष्टि से देखें, और चाहे अन्य चीज़ों की दृष्टि से देखें, ठीक है, तो इस समय अगर तुलना करते हैं पुराने समय से, तो प्रचुर मात्रा में चीज़ें हैं। आज ये कहते हैं कि धरती पर जितना सब लोग खा सकते हैं उसका 6 गुना प्रोड्यूस होता है, उत्पादन होता है खाने का, और उसमें से बहुत सारा फेंक देते हैं, व्यर्थ हो जाता है, या जानवरों को खिला के जानवरों को खाते हैं, तो उससे जो है वो बहुत इनएफिशिएंट है वो उस दृष्टि से। तो भारत में देखें तो शायद 2.5 गुना पैदा होता है, तो लोग भूखे क्यों हैं? भारत में भी 2.5 गुना पैदा हो रहा है जितना सब लोग खाएं उसका। तो वो जो एक अवस्था थी जब कमी थी बहुत, और मैं कहूँगा कि उस समय जो प्रकृति के साथ मनुष्य काम करता था, तो वो कमी बाद में आई है, क्योंकि प्रकृति से हम ठीक से नहीं रह पाए और सीख नहीं पाए कि कैसे इसके साथ मिल के रहें, व्यवस्थाएं इस प्रकार की बनी। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज ये स्थिति है कि सब चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं, ठीक है, जो भी हमारे लिए जीने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, 2 चीज़ों में बांट देते हैं अक्सर, एक तो जो हमारी महत्वाकांक्षाओं के लिए है और जो हमारे
ज़िंदगी के लिए है, जीने जिंदा रहने के लिए है, तो उसमें फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आ गया। और महत्वाकांक्षाएं जो हमारी हैं उसमें दूसरी चीज़ें आ गई, दूरगमन, दूर संचार, इस प्रकार की चीज़ें आ गई। तो जो जिंदा रहने के लिए चाहिए वो चीज़ें प्रचुर मात्रा में हैं, और जो महत्वाकांक्षाओं को की पूर्ति करने के लिए जो चाहिए वो चीज़ें भी एक अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। तो अब जो है ये सब होते हुए अगर हम देखते हैं कि ये बदलाव भौतिक रूप से आया है और इधर जो है व्यवस्था के रूप में आया है, तो उसका एक मैच नहीं है। तो जो अगला जो स्टेज है, और हम ये भी मानते हैं मानव ऐसा है और यहाँ तक पहुँच सकता है, तो इसके लिए कैसे हम सहयोगी शाश्वत समाज बनाएं, तो इसके लिए इस पे हमें, तो अगली जो स्टेज है उसको ये कहें कि समझ के आधार पर सहयोगी शाश्वत समाज। कि सब में ये भावना आ जाए कि हम ऐसा कर सकते हैं, और रोटी कपड़ा मकान एक ऐसी चीज़ है जो अब सबको मिल जाए, तो उस प्रकार की हम व्यवस्था बनाएं जिसमें ये काम सुलभ हो जाए, और ऐसी व्यवस्था हो जिसमें खाली भौतिक चीज़ें ही नहीं है, बाकी चीज़ों का भी पोषण हो। ऐसा समाज हो जहाँ पे इसका भी पोषण हो, आजीविका तो हो ही जाएगी, इसका भी पोषण हो, स्वयं में विश्वास, एक दूसरे के प्रति प्रेम, ये सारी चीज़ों का पोषण हो। हमें ऐसा समाज बनाने की आवश्यकता है। तो जो शिक्षा का जो लक्ष्य हमारे लिए है, आज की शिक्षा का अगली स्टेज, इससे कैसे डील करें, अभी जो चल रहा है उससे कैसे निपटें, साथ में एक नई समाज की रचना कैसे करें, नए समाज की तैयारी कैसे करें। रचना तो बाद की बात है, उसकी तैयारी कैसे हो। तो उसकी तैयारी जो हमारे रूप से होती है, शिक्षक के रूप से, कि हम अपने छात्रों को ये समझा पाएँ, उनको ये बता पाएँ, और फिर वो उसको अपने जीवन में लगाएं, वो समझें। ठीक है, तो भौतिक चीज़ें भी और साथ में जो मानसिक गुण हैं जो कहीं ज़्यादा हैं, उसकी बात हम कल करेंगे, पर ये सारी चीज़ें जो हमने तैयार करी हैं वो इस गुण के साथ, इन गुणों के साथ जीता हुआ व्यक्ति जब दिखता है, और इस प्रकार के अनेक व्यक्ति दिखते हैं, तो हमें फिर एक नई व्यवस्था का निर्माण होता है। तो नई व्यवस्था का निर्माण कैसे हो, इसकी तैयारी करनी है अपने छात्रों के माध्यम से। फिर क्या रास्ते निकलेंगे वो सामने आएंगे धीरे धीरे। तो इतिहास की दृष्टि से हम इस मोड़ पे आ गए, ठीक है। तो इतिहास की दृष्टि से हमें एक, अब समझ से क्या मतलब है, जो पुराने तरीके थे वो अब काम नहीं करने वाले हैं। हम चाहें तो लगा लें पर वो वास्तव में काम नहीं करते बहुत अब, क्योंकि कैसे, आज का जो छात्र है उसे कुछ भी कहेंगे ऐसा करो, तो वो कहेगा कि क्यों करूं ठीक है। उसको कहेंगे दंड मिलेगा तो हमारे अगेंस्ट में हो जाएगा। शिक्षा में वो कहेंगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है। तो हम अपने काम में असफल हो गए, जो शिक्षा का काम था वो हमारे लिए असफल हो गया। प्रलोभन देते हैं, उसके अपने परिणाम निकल के आ रहे हैं, दुष्परिणाम। तो बच्चा कुछ करता ही नहीं है जब तक प्रलोभन न हो। जो स्वयं स्फूर्त है, जो जिज्ञासा स्वयं स्फूर्त है, हमारे अंदर है, अगर हमारे अंदर जो चीजें हैं उनके आधार पे हम काम करते हैं, तो बच्चा और जो भी है वो उसमें हमें क्या करना है, वो जागृत कर देना है। वो गुण जो उसमें है वो चालू हो जाए, वो उसका विस्तार हो जाए, वो उसको देखने लगे, उसके आधार पे काम करने लगे, ठीक है। तो एक अध्यापक के रूप में हमको एक समझ के आधार पर
ये काम करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद और कोई इस पे प्रश्न? हाँ ज़रूर ज़रूर, बहुत उठेंगे। ये लॉजिकली तो बहुत सही दिखता है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर क्या क्या चीज़ें जो आजकल विज्ञान में आ रही है और इंसान की का स्वास्थ्य कुछ कम नहीं हो रहा है, तो क्या वाकई में इस दिशा में हम जाएंगे? और ये इसमें जो तंत्रज्ञान आज हमें जिस दिशा में जा रहा है, उसका रोल इसमें क्या रहेगा, कितना रहेगा? और क्या टेक्नोलॉजी पुरानी रहेगी या एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ हमें इस तरफ जाना होगा? ये बहुत गहरे सवाल मेरे मन में बहुत संकेत क्रिएट करते हैं। जो शिक्षा का कंटेंट क्या होगा, बाह्य चीज़ों का, अंदरूनी चीज़ तो समझ में आती है, उसके अलावा चीज़ों नहीं है, पर इसको क्या करें? तो इसमें जो भी हम युग में हैं, जिस चीज़ का हम उपयोग करेंगे वो और बढ़ जाएगी। अब जैसे प्रलोभन का युग है, तो प्रलोभन दिया तो उससे हम सोच रहे हैं प्रलोभन शांत होगा, और बढ़ जाएगा। जब भय के युग में है, भय दिखाया तो वो भय भी और बढ़ना शुरू हो जाएगा, पूरे समाज में व्याप्त हो जाएगा। तो ये प्रलोभन भी पूरे समाज में व्याप्त हो जाएगा। तो जब हम किसी गलत चीज़ का उपयोग करते हैं ये सोच के कि इससे कुछ अच्छा हो जाएगा, जिसको एंड्स एंड मीन्स की बात करते हैं, कि हमारे तरीके भी सही हों और हमारा लक्ष्य भी सही हो, लेकिन सही लक्ष्य के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करने में क्या बुराई है? लोग बोलते हैं लक्ष्य तो सही है ना, तो गलत तरीके से ही सही, पर पहुंच तो जाएंगे? तो नहीं पहुंचेंगे आप। डीरेल कहाँ हो जाएंगे? जिस तरीके का आप इस्तेमाल करेंगे वही तरीका आप पे बूमरैंग करेगा। ठीक है, चले तो थे अंग्रेज़ों को निकालने, ठीक है, अब जो तरीके का इस्तेमाल करेंगे वो तरीका आप खुद अपने ऊपर लगाएंगे। इसके बहुत उदाहरण है इतिहास। फ्रेंच रेवोल्यूशन, उन्होंने रेवोल्यूशन के माध्यम से राजा को मार दिया, रानी को मार दिया, सबको मार दिया। इसके बाद क्या हुआ? एक दूसरे को मारते रहे, एक दूसरे को, और पब्लिक हैंगिंग्स, ये नहीं कि चुपचाप मार दिया, पब्लिक में लटका, फांसी पे लटका है। तो आप जिसका इस्तेमाल करेंगे वही चीज़ बढ़ावा लेगी और वो आपके अंदर आ जाएगी। तो जब मैं समझ कह रहा हूँ तो इसमें समझ का जो अर्थ है वो खाली रैशनल लॉजिक नहीं है, उसमें भाव भी है, उसमें संबंध भी है, भाव के साथ संबंध भी है। ठीक है, दूसरे के प्रति कुछ करने की अच्छी बात भी है। तो अगर हम इसके आधार पे आगे चलते हैं तो ये चीज़ बढ़ जाएगी अपने आप। तो चूंकि अभी एआई, अच्छा अगर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं भौतिक चीज़ों में, तो अलग अलग स्टेजेस पे टेक्नोलॉजीज़ आई हैं अलग अलग, जिन्होंने काफ़ी असर डाला है। तो पहले जो एनर्जी इंजन आया, मोटर इंजन, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, तो उसमें वो सारी चीज़ें बढ़ती गई और आदमी का जो क्षमता थी, जो शारीरिक बल था, उसके बदले में ये मशीनें आ गई। अब जो जिसको इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन बोल रहे हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स, ये सब बहुत सारी चीज़ों में हमारा काम करने लगे। लेकिन जब इसका इस्तेमाल करते जाएंगे तो अब एक स्टेज ऐसी आएगी, क्योंकि ये जो है शुरू में तो जो हम दिमाग से कुछ करते थे उस पर इसका प्रभाव आया, अब वही प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। लोगों ने सोच लिया, मशीन में डाल दिया, हाँ, वो आपके लिए काम करेगा। बस मशीन आप सीख गई है, अब मशीन करेगी सब। तो इसमें ये फंडामेंटल सवाल तो आता ही है कि आदमी का रोल क्या है, आदमी का लक्ष्य क्या है। आदमी की जरूरत है भी या नहीं? नहीं, सारे आदमी का जीवन का लक्ष्य क्या है?
जीवन का लक्ष्य रोटी वोटी था, बिना कुछ काम किए मिल जाए, वो तो मिल गई, यही लक्ष्य था, कुछ और। तो मानव का क्या लक्ष्य है, वहां तक बात जाएगी। ठीक है, तो इस पे, क्योंकि ये एक एक बिंदु है, इन पे 2-2, 3-3 घंटे लगा सकते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कहाँ रोकूं, पर अच्छे से इस पे बात कर सकते हैं। तो मानव लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य नहीं, हम तो सब कहीं भी जाने को नहीं कह रहे हैं, आप जो भी कहें वो बताएं तो सही, लक्ष्य क्या है आदमी का। वो कह रहे हैं कम नहीं, वो अलग बात है। लक्ष्य क्या है? चारा नहीं है, मैं फोर्स्ड हूं, मुझे बांध के रख दिया, बात अलग है, पर लक्ष्य क्या है वो तो मैं सोच के बता ही सकता हूं ना, कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका अपने परिवार के लिए क्या लक्ष्य है। सब लोगों को खूबसूरत घर मिल जाए, खाना मिल जाए, वो मिल जाए, और आपस में खूब लड़ाई हो, है या लड़ाई भी नहीं चाहिए, किसी से कोई बात ही नहीं करता है। मुझे तो ये समझ में आ रहा है ये ज़्यादा मुश्किल काम है। लड़ने वाले को तो आप ठंडा कर लोगे, जो बात ही नहीं करता है उसका क्या करोगे? तो मानव लक्ष्य क्या है, इसकी बात हमें करनी पड़ेगी। क्या मानव अकेला जिंदा रहने के लिए है, जीने के लिए है? क्या मानव का लक्ष्य ये है? चलिए, जो भी चाहिए था वो मिल गया ना, खाना पीना, गाड़ी, वो गाड़ी, मोबाइल, सब मिल गया, अब क्या करोगे? उसके आगे अब कुछ लक्ष्य है कि नहीं? लक्ष्य है परिवार, साथ में रहें, साथ में कोई रहने को तैयार नहीं है, कह रहे साथ में रहेंगे कमरे में बंद करके, आपसे कोई बात नहीं, ठीक। और जब रोबोट आ जाएगा तो फिर बात करने की जरूरत भी खत्म। तो मानव लक्ष्य क्या है, वहां से बात शुरू करनी पड़ेगी। जो मानव लक्ष्य है उसके हिसाब से फिर समाज बनाएंगे। तो उस समाज को बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, चाहे वो गांव है या शहर है, समाज क्या चीज़ है। तो एक चीज़ जो मिसिंग है, ये सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इन सब में मिसिंग है, वो है परिवार। आदमी की बात है, समाज की बात है, परिवार की बात नहीं है। जितनी ज्ञान की विधाएं हैं, समहाउ परिवार इसमें से छूट गया। और परिवार के बिना रहेंगे क्या? परिवार मतलब बिना संबंधों के रहेंगे, चाहे वो बायोलॉजिकल परिवार है या जिनके साथ हम रहते हैं वो है, ठीक है। और जब काम पे जाते हैं तो वहां का बाद वो भी एक परिवार बन जाता है। तो ये परिवार की जो अवधारणा है, ये टेकन फॉर ग्रांटेड है और मिसिंग है। क्योंकि आदमी जो है वो अकेला रहने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। अगर वो अकेला रहता है तो उसके मन में भाव आता है कि कुछ मिसिंग है। तो मानव का लक्ष्य क्या है? संबंधों में रहना है या संबंधों के बिना रहना है? लड़ना तो नहीं है, ये तो मान लेंगे भाई, लड़ना तो गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है। लेकिन संबंधों में रहना है या संबंधों के बिना रहना है? कुछ लोग ऐसे भी जो कहेंगे लड़ना गोल है, पावर, इनको पावर चाहिए, है ना। पद का मतलब है शक्ति। तो पद का क्या पर्पस है और क्या वो एक आदमी का गोल हो सकता है? ठीक है, तो उस पर भी बात। तो मानव लक्ष्य और मानव की क्या चाहना है, क्या हमें एक्सेप्टेबल है, इस पे बात करके फिर चीज निकलेगी। हाँ,
कोई असुरक्षित हो जाता है तो वो ज़्यादा आक्रामक होता है। इसके लिए कई वैज्ञानिक रिसर्च भी है, उसमें सिद्धांत भी है। पर बड़े समाज एक दूसरे पे जब हावी होते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाइल्ड जीवन के हक की, और दूसरी तरफ बाजार इतना बढ़ाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बाजार है और नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसका बाजार होगा। तो वो एक तरह से मानती तो है यूनाइटेड नेशंस और नेशन बना बना के खूबसूरत भाषा से, पर करते क्या है? तो ये प्रश्न तो उठ ही रहे। तो फिर क्या ये बड़े कुछ भी करेंगे तो हम हमारे छोटे से परिवार में जी लेंगे? क्या वाकई में कम से कम वो से शुरुआत करनी पड़ेगी? आई डोंट नो हाउ। नहीं, परिवार का मतलब ये नहीं कि हम समाज को छोड़ देंगे। वो जो इकाई मिसिंग है, उस इकाई को क्योंकि एक तरह से देखें, हम भारत का संविधान भी अगर देखते हैं तो परिवार का उसमें कोई रोल नहीं है। प्रेम तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, प्रेम को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जिस इकाई में इसका फलन होता है, जिसमें इसका पोषण होता है, वो इकाई को नहीं मानते। पूरे संविधान में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि पश्चिम के संविधानों में नहीं है। वहाँ तो ये तक बात करते हैं कि जो राज्य सत्ता है और जो व्यक्ति है, इसके बीच में कोई भी नहीं चाहिए, न परिवार, न ग्राम, न और कोई संस्था, कोई संस्था नहीं चाहिए। तो इस पे बात बहस हो सकती है कि ये क्यों किया गया, लेकिन ऐसा है। और जिस प्रकार की फिर व्यवस्थाएं बनती जाती हैं, उसमें संबंध का कोई रोल नहीं बचता है। जो संबंध है वो भी संपर्क बन जाते हैं, संबंध नहीं रहते हैं, ट्रांजैक्शन बन जाते हैं। संबंध में जो भाव है वो हट के वो एक ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इज मैरिज ए कॉन्ट्रैक्ट? तो जितने मानवीय संबंध हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भाव विहीन होता है। शुरू में न्यूट्रल होता है, बाद में उसमें से भाव छूट जाता है। तो इस पे बात करनी पड़ेगी कि कैसे अगर हम ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पर हमारा भरण पोषण भी हो और हमारी भावनाओं का भी पोषण हो, भावनाओं के लिए भी जगह हो, तो उस दृष्टि से ग्राम स्वराज। तो हमें ये कहना काफ़ी नहीं है कि हमें ग्राम स्वराज चाहिए, जो कि गांधी जी ने कहा है। क्यों चाहिए ग्राम स्वराज आपको, इसका उत्तर में देना ही पड़ेगा। हम इस युग से हट गए ना, आस्था युग समाप्त हो चुका। वो कहेगा क्यों चाहिए ग्राम स्वराज, वाई? आप पुरानी चीजों में क्यों पड़े हुए हैं? हम पुरानी चीजों में नहीं पड़े, हम आदमी की मूल चाहना की बात कर रहे हैं, और वो चाहना हर व्यक्ति में है। और जब वो उस चाहना को पाता है, उसके लिए काम करता है, तो उसे खुशी होती है। तो हर मानव का ये गोल है कि सुख और समृद्धि, वो सुख खाली पैसे से नहीं मिलेगा, कितना भी पैसा हो जाए, वो भौतिक चीजों से नहीं मिलेगा। भौतिक चीजें चाहिए, लेकिन सुख की बात करेंगे तो उससे बड़ी चीज है वो। ये 6 में से एक चीज निकली थी ना, भौतिक चीज एक निकली है, बाकी 5 चीजें हैं। तो मानव की जिंदगी 6 गुना बड़ी है, उसको हमने एक में समेट दिया है, और उसको भी कम कर दिया है, उसमें भी शोषण ले आए हैं। तो हम ग्राम स्वराज की बात इसलिए नहीं करेंगे कि गांधी जी ने कहा, हम इसलिए कहेंगे कि ये आदमी की मूल चाहना और मूल चीजों को ये पूरा करता है। और अगर ये नहीं कर रहा है तो वो ग्राम नहीं है, उस ग्राम को ठीक करना होगा।
चलिए इसमें नहीं, केवल एक सवाल है कि सेटलमेंट जो आकार लेते हैं, जो कृत्रिम है, वो आइडेंटिटी एक ग्राम के रूप में है अपनी, पर फिर भी उसमें काफ़ी लोड टूट फूट तो हो ही गई है। तो क्या हम हमारी नई जो समझ रहेगी वो कम्युनिटी की जो है वो पुराने गांव की ही है, ऐसा नहीं रहेगा। तो नए रिश्तों की, करीबी रिश्तों की, करीबी स्वावलंबन के लिए धीरे धीरे नए प्रयासों की भी ऐसी कुल मिलाकर कुछ पुरानी कुछ नई, दोनों के नई रोल से उभरी हुई पर इस जरूरत को पूरी करती हुई कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, उसके लिए तैयार है। वो तो क्रिएटिविटी लगेगी, सृजनशीलता आदमी में है, नए नए तरीके ढूंढे जाएंगे, लगाए जाएंगे, लेकिन मूल चीज को तो सेटिस्फाई करने के अलावा चारा ही नहीं है हमारे पास। वरना हम ऐसा समाज बना दें जिसमें सारे आदमी रोबोट बन जाएं। वो खुश हैं क्या रोबोट्स? ये खुशी और ना खुशी कुछ होता ही नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं बस। ये कैसा? तो वो जो बच्चे के लिए था ना, प्रकृति को देख के खुश हो रहा है और नाच रहा है, तो हमारी जिंदगी भी वैसी हो जाए। तो हम जो अपनी बात कर रहे हैं, हम विद्यालय के संदर्भ में, अब समाज के संदर्भ में आ गए, तो ये काम हम खुशी से कर रहे हैं। तो ऐसा समाज जहां हम खुशी से काम करते हैं, ऐसा विद्यालय जहां हम खुशी से काम कर पाए, तो इसमें कोई वो है नहीं कि हम नाखुश होते हुए अच्छा काम करें। नहीं भाई, से अच्छा नहीं, मत अब मत करो, आप पहले खुश हो, खुश होते हुए काम करो, खुश होने के लिए काम मत करो कि हम ये कर रहे हैं, अच्छा तो बिल्कुल बड़ा मुश्किल है लेकिन अब क्या है, कर रहे हैं। आप खुश हो, खुश होते हुए आप काम करोगे तो और अच्छे से कर पाओगे। आकांक्षाओं में कुछ बदलाव लाएंगे, क्योंकि आकांक्षाओं का भी बहुत बड़ा बोझ अब किसी भी विद्यालय का होता है। और आकांक्षाएं बिल्कुल फालतू है ऐसा कहेंगे आप तो वो कम्युनिटी भी नहीं बनती है। तो उनको स्वीकार, ये अगर पहली बात है जहाँ है वहाँ जो आपने कहा, तो वहाँ अभिभावकों का भी स्वीकार है और फिर उस पर काम करना है। हम सबका खुद का स्वीकार है जहाँ है हम, और फिर काम करना है। तो अध्ययन मंडली भी लगेगा, चैलेंज करना लगेगा, चैलेंज करके सबकी मान्यताओं को। बिल्कुल वो लगेगा ही। तो इसलिए कहाँ पहुँचना है हमें, क्या मूल तत्व हैं, उनको समझते हुए फिर हम काम करें कि ये लार्जर पिक्चर है, इसमें ऐसा है, ये बृहद, इसमें हम कैसे काम करें, उसके तरीके निकालने हैं। ठीक है, ये उनके लिए जो समाज बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षण के माध्यम से जो हम कर रहे हैं वो तो करें ही ना। अपने बच्चे में ये सारी चीजें निकालें, वो बच्चे निकालेंगे ना। हम क्यों अपने पे बोझ ले रहे हैं कि हमें ही निकालना है सारा सोल्यूशन? भाई देश का प्रधानमंत्री हमारी क्लास में बैठा है कि नहीं? आज से 30 साल 40 साल बाद देश का प्रधानमंत्री हमारी क्लास से बैठा है। अभी जो पढ़ा रहे हैं ना, इसके बाद ही तो वो प्रधानमंत्री बन रहा है ना। तो वो काम ठीक से कर दें। तो हम तो ग्राम स्वराज की बात अभी कर नहीं रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि ऐसा समाज जहां मानव की आवश्यकताएं पूरी हो, जो भी है उसका जो भी नाम दीजिए आप। कम्युनिटी जो लोग, समुदाय जो भी है, वो समुदाय
सामुदायिक हो सकता है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन कम्युनिटीज़ है जो कहने के लिए काफ़ी बिखरे हुए पर काफ़ी क्लोज है, मतलब वो शायद से बाजू वाले से ज़्यादा रिश्ता रखने वाले लोग भी है, तो आपसी संबंध उनके बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो जो भी कारण होगा उनका। पर ऐसे समुदाय है जो शायद से नहीं है एक दूसरे के बाजू में रह रहे, पर शायद से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब साल में एक बार मिलते होंगे पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, पर तो पर्पस जीवन उस तरह के दूर दूर के समाज कुछ हद तक एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, पर अगर इतना मुझे नहीं पता उसमें कोई शाश्वतता की बात आ सकती है क्या, कुछ शायद उसको मदद रूप हो सकती है जरूरत में, पर अगर लोगों को शाश्वत जीने के तरीके निकालने हैं, यानी रिश्तों के लिए नहीं, जीने के लिए रिसोर्सेस के लंबे पैमाने पे लोगों को रोजगार देने वाले, उनको शिक्षा की का हुनर और विजडम निर्माण करने वाले, तो आपको नेबरहुड कम्युनिटीज एंड वैश्विक समाज, तुम जो कह रहे हो, ये दोनों गढ़ने शायद बनाने पड़ेंगे कि जो अनुकूलता प्रदान करते हैं ऐसे समाज के निर्माण के लिए एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हुए दुनिया भर में। तो वो आई फाइंड सम अभी हम लोग मतलब वो वापस पूरे समाज मतलब बहुत बड़ी चीज़ की बात है, हम लोग किस तरह से अभी जो मानव की जो ज़रूरतें हैं, और अगर एक मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए एक मीनिंगफुल लाइफ की बात कर सकें, और अगर हम लोग कह रहे हैं कि मानव की जो भी ज़रूरतें और उसमें खास करके संबंध की उनसे बात करें, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके संबंध की जो ज़रूरतें हैं और बहुत अलग अलग कम्युनिटी से आपकी जुड़ी हुई है, कि आपकी इंडियन कम्युनिटी से जुड़ी हुई है। जो आप बात तो मजबूत समाज में सब जगह प्रयोग करते हैं, नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, वो बढ़ रहा है या हमारी वो इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि हमारे संबंधों की आवश्यकता है, और लेकिन वो जो तरीका है दूर से संबंधों की भावनाओं की पूर्ति करने की, वो एक बहुत ही पैचवर्क है, मेडिसिन है, जो अभी की तुरंत आवश्यकताओं की शायद पूर्ति कर रही है, लेकिन वो ज़्यादा सस्टेनेबल है नहीं। वो इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि वो जो मानवीय आवश्यकता है वो उसके आसपास पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए वो भटक रहा है, दूर दूर ढूंढ रहा है। तो ये आवश्यकता की तरफ संकेत है। तो आसपास जो बदल बदल में है वो समझना है, ये 100 किलोमीटर दूर इधर जा रहा है, ये 100-500 किलोमीटर दूर उधर जा रहा है, ये पड़ा 2000 किलोमीटर दूर उधर जा रहा है। उन सबकी संबंधों की आवश्यकता है, अगल बगल में देख नहीं रहा है ना, घर में किसी की सहयोग की आवश्यकता हो तो रिश्तेदार आएगा 1000 किलोमीटर, और जब ये बगल का घर में भी किसी की इमरजेंसी होगी, मैं शहरों के परिवारों की बात कर रहा हूँ, उसका रिश्तेदार 1000 किलोमीटर से आएगा, अगर मैं यहाँ बीमार हो तो आपसे होकर तो वहाँ मिला। ये अगर बात समझ आ रही कि आवश्यकता तो है, लेकिन आवश्यकता ज़्यादा एफिशिएंटली पूरी हो सकती है आपके निकट में, ये बात समझनी चाहिए, ये समझ आ रही। वो तो सही बात है, तो वो आवश्यकता की तरफ, वो भूख की तरफ संकेत मात्र है, ये जो वर्चुअल हेल्प होगी वो हेल्प नहीं कर रही, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है और वो बहुत ही सीमित अर्थों में पूर्ति कर पा रही है हमारी। इस बात को अगर समझ आ जाए तो अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक कॉन्क्रीट है ना, वर्चुअल संबंध नहीं है ना, वो तो रोजमर्रा के संबंध है ना, नेबरहुड कम्युनिटी से है बल्कि शहर में, पर हम जहाँ संभावनाओं की बात करते हैं वहाँ की नेबरहुड जहाँ है, भले वो ऑर्गेनिकली एक गाँव की तरह पूरा नहीं है, बट दे आर क्लोज टू ईच अदर, तो उनमें ये पारिवारिकता जो है, ये पारिवारिकता कैसे उभरे, और अगर वो दर्शन से उभरती है देने की आवश्यकता के रूप में, न कि किसी का दर्शन खाने का और फलाने का, क्योंकि वो हम
आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र में हम इकट्ठे मजबूरी में हो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसा नहीं है। उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता पर्पस ड्रिवन कम्युनिटी जैसा नहीं तो अर्बन क्लास है, नहीं तो प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल हैं, रात को रखने के लिए नर्स मिल जाती है, नहीं तो सिर्फ उस तरह की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो खड़ा होगा तो फिर वो वाला तंत्र खड़ा होगा जो कि व्यापार के लिए इसका आधार व्यापार होगा। वो भी आवश्यकता पूरी कर ही रहा था, तभी तो इसमें समय चला, तो लेकिन पूरी नहीं कल हम इस पर काफ़ी चर्चा करेंगे, शरीर और स्वयं। तो शरीर की आवश्यकता और स्वयं की आवश्यकता, मानव जो है इन दोनों का साथ सहअस्तित्व है। तो इसकी बात फिर अब करते हैं कल इस पर। हाँ हाँ हाँ, प्रलोभन है वो सिर्फ वस्तुओं का और धन का नहीं है, वो बिल्कुल पदों का भी होता है, पद का भी, सम्मान का भी होता है। प्रलोभन कई तरह के कई होते तरह हैं, के, और वो बड़े हैं, वो ज़्यादा और भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, वस्तुओं से भी ज़्यादा पैसा, सत्ता, सत्ता, ज्ञान, अहम, हाँ, उससे जो अहम उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग आज की शिक्षा में हम लोग बच्चों को कह रहे हैं कि आप 15 साल पढ़ लो, स्कूल जाओ, ताकि आपको आगे जाके नौकरी मिलेगी या आगे जाके आपको ये कर पाओगे या वो कर पाओगे, और आप बेसिकली उनको जो भी उनके साथ कर रहे हो वो एक तरह से, या इवन एंट्रेंस एग्जाम या बाकी सब तो अलग अलग तरह से प्रॉब्लम है कि आप ये करोगे तो आपको आगे जाके वो मिलेगा, मतलब एक तरह से वही प्रक्रिया कर रहे हैं शिक्षा के लिए। हाँ, और उस बच्चे की क्षमता, मतलब जो योग्यता है दूसरी दिशा में है, वो फोर्सफुली आप उसको जो है एक ही दिशा में धकेलते हैं। ये जो तीसरी जो स्टेज है, इससे एक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो पर इससे महसूस ये होता है लोगों को कि ये लोकतंत्र में अगर सही तरीके से ये चले तो ये सारी चीज़ें तो सबको उपलब्ध हो सकती है। तो हर किसी की आकांक्षाएं, तो वो सत्ता अलग अलग तरह की पाने की होती है, तो उसमें क्या कैसे क्यों मना कर सकते हैं, कैसे मना कर सकते हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड कि कोई शोषित परिवार से है और वो ऐसा है, तो मुझे आरक्षण से अगर वो पावर की वो स्थान में इतना हिस्सा चाहिए, तो पावर में जो रहे हैं अब तक के, वो उस चीज़ को एक संवाद कर सकते हैं, पर कैसे मना करेंगे, वो तो एक अंदरूनी प्रक्रिया है ना सबकी होने की। How anybody can say somebody, इसी पे हम कहने की बात ही नहीं कर रहे हैं। कि आप नहीं, मैं ऐसी समझ, प्रक्रिया कैसे होगी? वो प्रक्रिया है समझ की। देखिए, जो सही के लिए काम है ना, एक तो है कि जो गलत काम हो रहा है उसे हम रोकने के लिए दौड़ें, वो भी करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना चाहिए। जो सही है वो तो सामने रखें, जो सही चीज़ है वो जब सामने रख के हम आगे बढ़ते हैं तो वो पुख्ता है। तो गांधी जी की मैं यही विशेषता मानता हूँ, उन्होंने सही चीज़ को पकड़ के आगे बढ़े, जबकि बाकी और भी जो लोग थे स्वतंत्र, गांधी और अम्बेडकर दो लोगों को ले रही हूँ, और मैं देखती हूँ रोजमर्रा के जीवन में ये जो ये मैं कम्युनिटीज की बात नहीं है, आकांक्षाओं की एक दिशा इस तरफ जाती है सबके सस्टेनेंस के लिए और एक सहयोगी समाज के लिए और स्वास्थ्य को सीमित करने के लिए भी, जो ये समाज है जिसको बताती है कि आप तो खुद का ही नाश कर रहे हैं इस तरह से जाके, और जो वंचित समुदाय है उनको बेहतर जीने की संभावनाएं भी बनाती है। बट हाउ डू वी सी द फेलियर ऑफ नैताली? नैताली इज फेलियर बिकॉज कम्युनिटीज ऑफ डिफरेंट सेक्शन, अभिजाती और जो वंचित हैं, वो भी इस चीज में अपने आप को बिल्कुल couldn't see the इससे क्या होता है। अपना भला होने वाला है। जिनको और अभिलाषा थी तो उनको तो नहीं चाहिए थी, जिनकी अभिलाषा की पूर्ति होने की गुंजाइश उसी में है ऐसे लग रहा था, वो भी तो वही चाह रहा था ना, इसलिए तो it was a utter failure because of people were not ready to even engage with the idea. This is the fact. It was नहीं, नहीं, probably देखिए, too early, ऐसा मुझे लगता है। मुझे क्या लगता है, हम अगर मूलभूत चीज़ों पे जाएंगे, अगर मानव की, मैं एक ही पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ,
मानव की जो चाहना है वो है, उस पर हम कल काफ़ी बात करेंगे, कल और परसों। उसको हम एड्रेस करने की बात करें। जिस भी सिस्टम से हो जाए भाई अच्छी बात है, आदमी की चाहनाएं पूरी होनी चाहिए। और चाहना खाली रोटी और कपड़े और मकान की नहीं है, आदमी की दूसरी चाहनाएं भी है, उसमें विश्वास भी है, उसमें सम्मान भी है, उसमें प्रेम भी है, न्याय भी है। न्याय तो है ही। जब हम इन सबको लेते हैं तब वो कैसे पूर्ति हो उसकी हम बात करें। तो हम वो उसको जब समझेंगे तब हम बात कर सकते हैं कि अब क्या कर रहा है, अभी क्या किया जाए, इस समय इस काल में अब क्या किया जाए, ये जो चीज़ें हो रही हैं अभी क्या किया जाए। पर बिना उसको समझे हमने कहा कि नहीं ग्राम स्वराज्य तो होगा नहीं। कोई कहेगा नहीं हमें तो ट्राम स्वराज चाहिए, हम तो मोबाइल हैं सब जगह। ठीक है, तो मैं यही सोच रहा था कि इसको यहीं पे रोक दें, क्योंकि अगला टॉपिक करने का जो प्लान भी किया था तो उसको फिर कल करते हैं। तो कल जो है फिर हम शिक्षा की मेथोडोलॉजी पे आएंगे, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये एक तस्वीर बनाने का प्रयास है थोड़े से स्केचेस के माध्यम से, और उस तस्वीर को कैसे हम उसको ध्यान में रखते हुए कैसे आगे बढ़ें, क्या प्रोसेस हो, इसकी बात फिर कल करते हैं। और शिक्षा की प्रोसेस की बात करने वाला है। लक्ष्य क्लियर हो, हाँ, लक्ष्य पूरा क्लियर भले ही ना हो, पर लक्ष्य इतना बड़ा है ये समझ में आ जाए, वो सीमित लक्ष्य ना रहे, बड़ा लक्ष्य आ जाए। तब उसके साथ में हमारी क्या प्रक्रिया रहेगी, तब वो हम ज़्यादा सही रूप से उसको पकड़ पाएंगे। और फिर हम किस प्रकार से प्रस्ताव के माध्यम से आगे बढ़ें। तो मैं बहुत सारे प्रस्ताव रख दिए हैं, कोई भी आप इसको इंसिस्टेंस नहीं है कि इनको आप माने, पर इसको कैसे जांचें इस पे बात होनी ज़रूरी है। तो वो अब कल करते हैं, मैंने सोचा था आज करूँगा, इतने सारे प्रस्ताव आ गए हैं, इनको अब कैसे जांचें हम। ठीक है, और जब तक जांचें नहीं तब तक होल्ड में रखिए कि हाँ ये कहा गया है, हाँ रिश्तों की बात तो ज़रूरी है, अगर है तो ये कुछ कहा गया है, इसको हम कैसे जांचें, इवैल्यूएट कैसे करें, मूल्यांकन कैसे करें, प्रस्ताव को कैसे जांचें। तो ये बात फिर अब कल करेंगे। क्या और